आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक एंड करा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। थोड़ा सा पढ़ लो, नोट्स वगैरह भेज दूंगा और पढ़ाई जारी रखो। शायद संडे पेपर्स वगैरह प्रोग्राम भी देखते हैं। आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, करंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक प्रोग्राम आपके पास था ही, व्हाट इज मीन बाय करंट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड सो ऑन। तो पहले तो स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ बेसिक आइडिया जो आप 8th 9th में पढ़ चुके। आपको ये तो मालूम है कि एवरी मैटर it consists of made up of atoms and so on। तो एटम की बात करें, मैं तो पहले चार्ज डिस्कस करूंगा। तो ये एटम ऑफ ए मटेरियल था, इसके सेंट्रली बेटे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स आर न्यूट्रॉन्स। सबको पता है चार्ज ऑन प्रोटॉन एक पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मास भी आपको पता है और उसका चार्ज भी आपको पता होगा। सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर सर्कुलर पाथ, अर्थात सर्कुलर ऑर्बिट। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम होते हैं नेचुरली। पर आप इस मटेरियल को या एटम को अगर हीट वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एटम लॉस करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस हो जाता है। पर नेचुरली किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन भी एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। और फिर इलेक्ट्रॉन को भी मास होगा, इलेक्ट्रॉन को भी चार्ज होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 इन कूलम, बट निगेटिव होता है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बट पॉजिटिव होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ध्यान में रखो, मैंने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नेचुरली एटम में इक्वली होते हैं। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस एट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम सेम होता है। एंड देयरफॉर टोटल पॉजिटिव इक्वल टू टोटल नेगेटिव, टोटल चार्ज they balance each order। तो total charge on an atom equal to 0, no charge in excess, neither positive nor negative। तो आप बोल सकते हैं कि each atom of a material it was naturally electrically neutral होता है। तो हर एक एटम ऑफ ए मटेरियल नेचुरली न्यूट्रल ही होता है। अब मटेरियल का हर एक एटम अगर न्यूट्रल है तो बाय द वे टोटल मटेरियल भी न्यूट्रल होगा, नो एनी चार्ज इन एक्सेस। समझा? तो ये होता है आपका मटेरियल और ये नेचुरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नो चार्ज इन एक्सेस। फिर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन, हम सबको पता है। पर अभी तो मैं इस कंडक्टिंग मटेरियल की बात कर रहा हूँ कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ड्यू टू दिस प्रोग्राम। ध्यान में आया? अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इक्वल होते हैं नेचुरली, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग सराउंडिंग द न्यूक्लियस। और ये नंबर डिपेंड होते हैं ऑन द मटेरियल। जैसा हेवी एटम होगा जिसका एटॉमिक नंबर मैक्सिमम है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। और कोई मटेरियल हेवी नहीं है, लाइट है, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है। वो तो मटेरियल पे डिपेंड होता है। तो ये हो गया एटम का प्रोग्राम चार्ज के बारे में। और
कोई भी मटेरियल नेचुरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इतना ध्यान में रखो। अब भाई चलो मेरे पास कोई मटेरियल है, एक आधा मेटालिक रॉड है, कॉपर रॉड होगा, और इसके एटम्स है। हर एक एटम के सेंट्रली न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ओन ऑर्बिट, सबको पता है। तो ये भी कोई एटम था, सेंट्रली न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस है। जैसे कि ये एटम है, इसका सेंट्रली न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट होगा, हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन, और इस ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा सपोज। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होगा, 5 हो गए तो 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक। 4 ही प्रोटॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बोला कि ये टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस एट प्रोटॉन्स ईच इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है टुगेदर। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट करेगा, बट मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज एट द न्यूक्लियस है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑल दीज प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस दे अट्रैक्ट ईच इलेक्ट्रॉन टुगेदर। अब ये इलेक्ट्रॉन जस्ट क्लोज टू द न्यूक्लियस है, तो इट वन द स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, आप सबको पता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो इसका डिस्टेंस मिनिमम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, और इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस मैक्सिमम है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, और इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस इज मिनिमम। So that electron is loosely bounded electron और weakly bounded electron, समझा। अब इस एटम को सपोज आपने हीट प्रोवाइड किया, अर्थात पूरे मटेरियल को प्रोवाइड करो, हर एक एटम हीट एक्वायर करता है, दिस इलेक्ट्रॉन आल्सो, और ये अपने थर्मल वाइब्रेशंस वगैरह स्टार्ट करता है और अपना बॉन्डिंग विथ न्यूक्लियस ब्रेक करता है, क्योंकि वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था, बॉन्डिंग वीक था। और जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ब्रेक करता है तो वो एटम को लीव करके बाहर निकल जाता है, वो एटम से लेफ्ट होता है, समझा। और जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो कितना चार्ज लेके गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट निगेटिव। अब ये एटम तो पहले न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, पर एक निगेटिव चार्ज चला गया, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको आप ई से डिनोट करते हैं। तो इतना नेगेटिव चार्ज इस एटम का डिक्रीज हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज अर्थात पहले तो न्यूट्रल थे, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज जो इंक्रीज होता है वो इनसाइड द न्यूक्लियस नहीं होगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव होता है वहाँ पे उतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पर प्रोटॉन कभी न्यूक्लियस के बाहर नहीं आते हैं, दे स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर फोर्स, आपको पता है। फिर ये जो बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है वो ड्यू टू प्रोटॉन्स नहीं होता है, दैट वन ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस एटम का कोई इलेक्ट्रॉन एटम से लॉस होता है, लेफ्ट होता है, बाहर निकलता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो फिर हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो वहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, समझ गया। तो ये होता है ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो अब इलेक्ट्रॉन लॉस करने से हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है सपोज, तो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो दैट पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड एज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे एटम को न्यूट्रल रहना है, उसका टेंडेंसी होता है टू बी न्यूट्रल, तो उसका तो एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का निकल गया, लॉस हो गया, तो वो नेगेटिव चार्ज के इस सर्च में होता है, उसको नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत होती है टू बी न्यूट्रल, तो उसको बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड
और कभी कभी उसको टर्म करते हैं एज ए होल आल्सो। होल मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चला जाता है, वो जो डिफिशियंसी क्रिएट होती है कॉल्ड एज ए होल, दैट वन इज द पॉजिटिवली चार्ज, और उसका चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है बट पॉजिटिव। अब मैंने बोला मेरे पास ये कंडक्टर है, कॉपर रॉड होगा और उसके बहुत सारे एटम्स हैं, और इसको हीट वगैरह मिला होगा या आपने प्रोवाइड किया होगा इवन एट रूम टेम्परेचर आल्सो। उसका हर एक एटम उसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का हीट एनर्जी गेन करता है और हर एक एटम को छोड़ के दूसरे एटम पे ट्रांसफर होगा। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, और जहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होगा वहाँ पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। और कैसा, एक ही एटम नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम्स को लॉस करते हैं, दूसरे एटम पे जाके एक्यूमुलेट होते हैं और किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो गया सपोज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इस मटेरियल रॉड ऑफ कॉपर था, इसमें रैंडम मोशन ऑफ चार्जेस होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। समझा? तो मेरे पास कोई मटेरियल है और मैंने मेटल ले रखा है जानबूझ के, कॉपर रॉड, तो जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड हायर हर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और वो इलेक्ट्रॉन लॉस पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है ऑन द एटम फ्रॉम वेयर देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो कई सारे एटम्स हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होते रहते हैं इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर इनसाइड दिस मटेरियल। तो ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज भी तो प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा कोई मटेरियल है और जिसके एटम्स के पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको आप कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये जो मटेरियल था उसके एटम्स इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते ही। ऐसे मेटल को आप, मटेरियल को आप मेटल्स बोलते हैं। द मटेरियल विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन्स इजीली, which can take the part in oxidation, that one called as a metal। तो मेटल के एटम्स इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और फिर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, और ये सभी चार्जेस रैंडम मोशन में होते हैं। कौन से मोशन में होते हैं? रैंडम मोशन। तो एक बात ध्यान में रखो, मटेरियल in which free charges they are positive and negative both, which are in random motion, there is no particular direction of motion of any charge। suppose ये इलेक्ट्रॉन था, वो किधर भी घूम सकता है, having no particular direction of motion, तो उनका रैंडम मोशन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो पक्के में पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जहाँ से लॉस होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द चार्जेस दे आर इन रैंडम मोशन, मतलब द चार्जेस आर इन रैंडम मोशन, फ्री मोशन होता है, और ऐसे मटेरियल को आप कंडक्टर बोलते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर? यहाँ पे तो करंट वगैरह का कोई रोल नहीं है, बैटरी वगैरह भी मेरे पास नहीं। तो कंडक्टर वो होता है द मटेरियल इन विच फ्री चार्जेस देयर विच आर इन रैंडम मोशन, दैट वन कॉल्ड एज ए कंडक्टर। तो ये पहला केस आप कंडक्टर ध्यान में रखो, और मैं बेसिकली पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट की इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आपको पता भी होगा। तो व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर? द मटेरियल इन विच फ्री चार्जेस आर देयर विच आर इन रैंडम मोशन, दैट वन कॉल्ड एज ए कंडक्टर। जनरली मेटल्स आर कंडक्टर होते हैं। गुड। मैंने बोला आपने एक आधा रबर सीट लिया होगा, ये भी तो एटम एटम से बना होगा, पर उसके एटम में न्यूक्लियस है और सभी इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पास ही होता है, दूर दूर नहीं होते। तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नॉट इलेक्ट्रॉन नहीं भी होगा,
और सभी इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस होते हैं, तो दे आर स्ट्रांगली बाउंडेड। आप हीट प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड है, कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ब्रेक करके बाहर नहीं निकलता है, तो उसमें फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। ऐसे मटेरियल को आप जनरली इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं या इंसुलेटर। द मटेरियल इन विच देयर आर नो फ्री चार्जेस विच आर इन रैंडम मोशन, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज एन इंसुलेटर। आपके लिए डेफिनेशन अभी ठीक है। गुड, सामने देखते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इजीली बॉन्डिंग ब्रेक करके एटम छोड़ के बाहर आते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड। और जो क्लोजली बाउंडेड होते हैं टू द न्यूक्लियस वो होते हैं इन वैलेंस बैंड। तो कंडक्टर में कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात क्लोज टू द न्यूक्लियस। चलो ठीक, तो ये था कंडक्टर। अब कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं, वो चार इन रैंडम मोशन, इतना ध्यान में रखो। अब थोड़ी सी बात करते हैं सेल। व्हाट इज मीन बाय सेल? कंडक्टर तो सब लोग जान के, व्हाट इज सेल? तो सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सभी लोग बोलते हैं सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी, फ्रॉम वेयर इट अराइव्स? तो मेरे पास एक छोटा सा प्रकार है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप जानते होंगे। मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, किसी बेस का सॉल्यूशन है, किसी एसिड सॉल्यूशन है, मे बी HCl, H2SO4, और जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव आयंस होते हैं, Na+Cl- वाटर में भी। आप HCl का सॉल्यूशन लीजिएगा, क्लियर? और फिर वो अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है HCl, तो ये H+ और Cl- आयंस में डिसॉल्व होता है। तो इस मटेरियल में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ऑफ एसिड, और उसमें पॉजिटिव निगेटिव आयंस होते हैं इनफाइनाइटली मैनी टुगेदर। पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है इन दिस लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसमें अभी तो मैं बता रहा हूँ कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, अपन बता देता हूँ, थोड़ा मस्त है करंट की केस। यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, दो मेटालिक प्लेट, वन मेड अप ऑफ कॉपर, अनदर ऑफ जिंक एंड सो ऑन, आप सबको पता है। और इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को कनेक्ट करता है। सपोज ये फेज था, मतलब निगेटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी। सुनते हैं? तो ये निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड है। जितने भी हाइड्रोजन एटम पॉजिटिवली चार्ज है इन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उनको अट्रैक्ट करेगा। एक पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, मतलब अपना चार्ज वहाँ पे डिपॉजिट करेगा और हाइड्रोजन गैस लीव आउट करेगा, लिक्विड के बाहर निकल जाएगा। मटेरियल से कोई लेन देन नहीं, पर चार्ज डिपॉजिट हो गया। अब बताओ, इस प्लेट पे, निगेटिव प्लेट पे कौन सा चार्ज डिपॉजिट हुआ? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज अगर डिपॉजिट हुआ है तो वो सराउंडिंग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कर लिया। अब ये निगेटिव प्लेट दूसरे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, वो यहाँ तक आ गया, अपन पहला चार्ज उसको रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस रिपेलिंग चार्ज। पर फिर भी ये प्लेट उसको अट्रैक्ट करके उस प्लेट पे एक्यूमुलेट करेगा, तो इसके फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म होता है, and that work done gets stored as a potential energy in that electrode। अब ये दो है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, पहले से स्ट्रॉन्गर है। अब ये निगेटिव प्लेट और किसी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और वो यहाँ तक आया तो ये दोनों भी उसको रिपेल करते हैं, पर ये प्लेट उसको अट्रैक्ट करके रहता है, तो इनके फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म होगा और वो चार्ज एक्यूमुलेट होता है। पर इसके फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म होगा, दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो इस प्लेट पे 1 by 1 पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते जा रहा है। पहला चार्ज एक्यूमुलेट करो
कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं होता है। पर फर्दर चार्ज अगर डिपॉजिट करते हैं तो पहले के फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म होता है। दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होगा फर्दर, तो इस इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब सिमिलरली ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और एक निगेटिव चार्ज वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पॉजिटिव प्लेट अगेन किसी निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पहला चार्ज उसको रिपेल करेगा और उसके फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में वर्क डन परफॉर्म होगा बाय अप्लाइड एक्सटर्नल एनर्जी एंड दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे भी 1 by 1 निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और फर्दर चार्ज डिपॉजिट करने में वर्क डन परफॉर्म होता है अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल। तो जैसे जैसे चार्ज डिपॉजिट करो वर्क डन परफॉर्म होता है, दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होता है इस कंडक्टर में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही निगेटिव चार्ज था इन दिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट करा उतना ही निगेटिव। सपोज यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट किया होगा 50 कूलम पॉजिटिव और यहाँ पे भी उतना ही चार्ज निगेटिव चार्ज 50 कूलम बट निगेटिव। अब यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट करने में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ सपोज 100 जूल, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ 100 जूल। समझा? तो दोनों भी इलेक्ट्रोड के पास पोटेंशियल एनर्जी। अब ये टोटली चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, एक्सटर्नल सोर्स निकाल दो, ये आपका सेल हो गया विच वन फुल्ली चार्ज्ड। दोनों भी इलेक्ट्रोड का चार्जिंग हुआ है, दोनों पे भी सेम टाइप ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट किया हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव निगेटिव। पर चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स जब करते हैं मतलब सेल का चार्जिंग, तो इस दोनों इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द सेल दैट वन कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड। एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी अलग अलग डेफिनेशन है, आ जाएंगे विथ एप्लीकेशन। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल दैट वन कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप शॉर्टली बोल सकते पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए सेल कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी है दोनों भी इलेक्ट्रोड में, समझ गए? और जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो वर्क डन परफॉर्म करेगी, फर्दर होगा। पर मैंने बोला कितना चार्ज डिपॉजिट किया है 50 कूलम, कितना एनर्जी स्टोर हुआ देन 100 जूल। और चार्ज एक्यूमुलेट करो, अगेन वर्क डन परफॉर्म होगा अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगेन दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पर मेरे पास इतना ही चार्ज था टू एक्यूमुलेट। तो 50 कूलम चार्ज के लिए कितना एनर्जी स्टोर हो गया 100 जूल। तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना होगा 100 जूल अपॉन 50 कूलम। समझा? 50 100 2, तो यह आता है 2 जूल पर कूलम। तो व्हाट इज दैट 2 जूल पर कूलम? भाई टोटल चार्ज कितना डिपॉजिट किया ऑन ईच इलेक्ट्रोड 50 कूलम और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू 100 जूल। फॉर 50 कूलम 100 जूल, तो फॉर 1 कूलम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू 100 by 50 दैट्स इक्वल टू 2 आएगा। दैट 2 नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। शॉर्ट में बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। 50 कूलम का चार्ज डिपॉजिट करने में इतना एनर्जी स्टोर हो गया, तो 1 कूलम का चार्ज डिपॉजिट करने में कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो दैट्स इक्वल टू 2 जूल पर कूलम। समझा? तो दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज दैट वन कॉल्ड एज पोटेंशियल डेवलप्ड। पोटेंशियल डेवलप्ड। तो व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल और पोटेंशियल डेवलप्ड? इस केस में जब करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और केस होगा।
पर अभी सेल के पास इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल होता है, और व्हाट इज मीन बाय दैट पोटेंशियल डेवलप्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज डिपॉजिटेड, एक यूनिट चार्ज डिपॉजिट करने में जितना एनर्जी स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी, दैट वन कॉल्ड एज पोटेंशियल डेवलप्ड, डिनोट करते बाय V। और बताता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करने में पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होता है, और निगेटिव चार्ज डिपॉजिट करने में निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव 2 वोल्ट होगा और यहाँ पे -2 वोल्ट होगा, समझा? ये होता है स्टूडेंट सेल के पास, और सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के पास पोटेंशियल डेवलप होता है, अर्थात तो दोनों इलेक्ट्रोड के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। गुड। अब मेरे बताओ, हम सबको पता है कि आपका रियल लाइन है, और रियल लाइन पे यहाँ पे ओरिजिन है, 0 है वहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, यहाँ का पोटेंशियल था +2 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल है -2 वोल्ट, और +2 और -2 में डिफरेंस होगा कितना, 4 वोल्ट का। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, एंड दैट वन कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलो स्टूडेंट? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, +2 और -2 में डिफरेंस होगा 4 वोल्ट का, तो दैट इज 4 वोल्ट। तो इस सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, दैट इज 4 वोल्ट, और हमको पता है कि +2 इज हायर देन दैट ऑफ -2, तो इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हायर होता है, लोअर निगेटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होता है, और दोनों इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसा कि मेरे पास ये सेल है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 4 वोल्ट। अब सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम सबको पता है, ये होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल, ये होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल, ये उसके दोनों टर्मिनल होते हैं। और यहाँ पे +2 वोल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे -2 वोल्ट। इसका मतलब इस पे पूरा निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, इस पे पूरा पॉजिटिव, ये कुछ शो नहीं करते, सिर्फ इतना ही बताते। और इस सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस है, और कितना है, तो 4 वोल्ट। अब मैंने बोला एक सेल है, और यहाँ पे मैं दूसरा सेल कनेक्ट करता हूँ, तीसरा सेल कनेक्ट करा इन सीरीज, और दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टुगेदर सच दैट दे असिस्ट ईच अदर। इनके पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी 4 वोल्ट का है, ये भी 4 वोल्ट का है, ये भी 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट, सपोज। तो इस टोटल का मिला के होगा 4 4 जा 16 वोल्ट, 4 + 4 + 4 + 4। तो ये पूरा एक सेल बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 16 वोल्ट, एंड दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टुगेदर इन सीरीज, दैट वन कॉल्ड एज बैटरी। What is mean by battery? The combination of cells in series together such that they assist each other. उनके पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन ही होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आएगा देन, पर अभी तो ये है, वैसे बेसिक क्लासेस में आप पढ़ भी चुके हैं। तो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टुगेदर इन सीरीज सच दैट दे असिस्ट ईच अदर, दैट वन कॉल्ड एज बैटरी। समझा? तो इन केस ऑफ बैटरी देर इज समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। समझ गए? गुड। तो व्हाट इज मीन बाय सेल और व्हाट इज मीन बाय बैटरी आप लोग सभी समझ गए, और सेल भी क्या होता है सबको पता। चलो ठीक। तो पूछा किसने व्हाट इज मीन बाय सेल, तो सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर एट द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग, दैट वन कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी तो डेफिनेशन है, और मालूम हो गया कि हर एक सेल के पास 2 इलेक्ट्रोड, एक के पास पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप्ड होता है और एक के पास नेगेटिव बट इक्वल, और दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, दैट वन कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड या इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। समझा? तो हर एक सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है सबके धन। अब मेरे पास कंडक्टर था स्टूडेंट, और आप सबको पता है व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर, अ मटेरियल इन विच फ्री चार्जेस देयर
विच आर इन रैंडम मोशन, पॉजिटिव नेगेटिव सभी होते हैं और वो रैंडम मोशन में होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है। एक एक्चुअली माइग्रेशन तो पार्टिकल का ही होगा, इलेक्ट्रॉन ही पार्टिकल होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन का नहीं होता है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ का इधर चला गया और वहाँ का कोई आके बैठा होगा तो अगेन यहाँ पे एक तो पॉजिटिव, यहाँ का इधर चला गया तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। समझे? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रैंडम में होते हैं, पर एक्चुअली माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है क्योंकि ओनली इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिकल होते हैं। होल तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव चार्ज, वहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है पार्टिकल, तो वो जो चार्ज क्रिएट होता है वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनका मोशन बोलते हैं चार्ज का, पर कोई पार्टिकल नहीं होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। और मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इधर गया, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया होगा, कोई इस डायरेक्शन में गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी इस डायरेक्शन में गया और एक इस डायरेक्शन में आया होगा। तो बताओ इस केस में एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो टोटल चार्ज किधर गया होगा? तो नो माइग्रेशन, क्योंकि एक पॉजिटिव ऊपर भी गया, एक नेगेटिव गया, एक इधर गया तो एक उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, एक इसमें गया तो एक जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में नेट फ्लो ऑफ चार्ज, क्या पूछा? नेट फ्लो ऑफ चार्ज, नेट फ्लो कितना हुआ कि भाई इस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गए? तो नथिंग, क्योंकि एक गया एक वापस भी आया, और एक नेगेटिव इधर गया तो पॉजिटिव इधर आया होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर आया तो पॉजिटिव अपोजिट, तो कोई चार्ज का माइग्रेशन नहीं हुआ। मतलब नेट फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू 0 होता है। तो है कंडक्टर, इसमें फ्री चार्जेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, व्हिच आर इन रैंडम मोशन, बट नेट फ्लो ऑफ चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं है, रैंडम मोशन में है, इधर उधर घूम रहे हैं। रैंडम मोशन का मतलब होता है फॉर द मोशन हैविंग नो पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन, हैविंग नो पर्टिकुलर पाथ, किधर भी घूम सकते हैं। मोशन है चार्ज पार्टिकल का, चार्जेस का, बट नेट फ्लो ऑफ चार्ज पूछा तो कितना आ रहा होगा? 0। नेट फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू 0। तो इस कंडक्टर में नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा? 0। समझा? तो कोई कंडक्टर है, मेटल रॉड है, इसमें चार्जेस आर इन रैंडम मोशन, बट नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 हो रहा है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चार्ज नहीं, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी एक इलेक्ट्रॉन मूव होता ही है ड्यूरिंग रैंडम मोशन। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू 0 आता है, ये बात ध्यान में रखो। अब मैंने क्या करा, सेम कंडक्टर है, इसमें फ्री चार्जेस है व्हिच आर इन रैंडम मोशन, और नेट फ्लो ऑफ चार्ज बोला थ्रू दैट कंडक्टर इक्वल टू 0 आ रहा है इसमें, और कंडक्टर ही था, इसमें फ्री चार्जेस होते हैं पर रैंडम मोशन में होते हैं। जैसा एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा अपोजिट, एक पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज इधर भी जा सकता है। अब मैंने क्या करा, इस कंडक्टर के अक्रॉस, मतलब इन पैरेलल सेल कनेक्ट किया हुआ है, और सेल के पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड होता है और दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज। एक के पास पोटेंशियल डेवलप्ड होता है पॉजिटिव, एक के पास नेगेटिव। फॉर एग्जांपल +2 -2 अभी बताया था, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल के पास, और ये सेल मैंने कनेक्ट करा इस कंडक्टर के अक्रॉस, मतलब इन पैरेलल। अक्रॉस का मतलब होता है पैरेलल। जैसे कि एक सेल लिया और यहाँ पे कंडक्टर कनेक्ट किया, तो एक के बाद दूसरा कनेक्ट किया हुआ है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इफ कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। और ये दोनों टुगेदर कनेक्टेड है, सेल भी लिया और कंडक्टर भी लिया। सेल का एक इलेक्ट्रोड एक एंड ऑफ ए कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोड दूसरे एंड को, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान में रखो। और यहाँ पे मैंने सेल कनेक्ट किया अक्रॉस द कंडक्टर, इन पैरेलल टू द कंडक्टर।
इस सेल के पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इसको ही हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। टर्म्स ध्यान में रखो, बुक्स में लिखा होता है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, या 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर? इसका ही मतलब होता है उतने पोटेंशियल डिफरेंस का सेल, जैसे मेरे एग्जांपल में ये 4 वोल्ट का था, तो इतने पोटेंशियल डिफरेंस का सेल मैंने कनेक्ट करा होगा अक्रॉस द कंडक्टर इन पैरेलल। समझे? तो व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर? नथिंग बट सेल कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टर। और इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा अक्रॉस द कंडक्टर, इसका मतलब इतने पोटेंशियल का सेल कनेक्ट करा इन पैरेलल टू दैट कंडक्टर, दैट्स ऑल। अब बताओ भाई, जैसे ही सेल कनेक्ट करते तो यहाँ पे टोटल चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव डिपॉजिटेड, और यहाँ पे पूरा निगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड एट द इलेक्ट्रोड, सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट कंडक्टर को क्या करता है? अट्रैक्ट। क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में था, विदाउट लैग इन टाइम, जैसे ही सेल कनेक्ट करते हैं टाइम बर्बाद नहीं करता है, अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी की तरफ मोशन परफॉर्म करेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, जैसे ही सेल कनेक्ट करते हैं विदाउट लैग इन टाइम वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी की तरफ मोशन परफॉर्म करेगा। अब सभी इलेक्ट्रॉन किधर मोशन परफॉर्म करते हैं? टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी और सेल, इसका मतलब टुवर्ड द हायर पोटेंशियल। और पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है तो बाय द वे अपोजिट डायरेक्शन में किसका मोशन होगा? पॉजिटिव चार्ज का। अब अगर आपको यहाँ पे हमने खड़ा कर दिया और बोला कि बेटा इतने क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन टाइम। तो यहाँ पे नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में कितना नेगेटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में कितना पॉजिटिव चार्ज, आप मेजर कर सकते। तो यहाँ पे नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, टोटल कितना चार्ज गया नेगेटिव टुवर्ड द पॉजिटिव, आप बोल सकते। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना डिस्प्लेस हुआ टुवर्ड्स द नेगेटिव ऑफ ए बैटरी, वो भी मेजर कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। तो नेट फ्लो कब होता है? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर। आई मीन जब सेल कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, बैटरी कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, इट काजेस नेट फ्लो थ्रू दैट कंडक्टर, तब जाके कहीं नेट फ्लो होता है। समझे? इसमें भी 1-2 टर्म आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्जेस। तो ड्रिफ्टिंग तो मैंने बता ही दिया कि जैसे ही सेल कनेक्ट किया, अभी रैंडम मोशन था क्योंकि सेल कांटेक्ट में नहीं है, और जैसे ही सेल कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में थे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, वो सडनली अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं और विदाउट लैग इन टाइम और ट्रैवल होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। तो नेट फ्लो होता है। और जब किसी कंडक्टर में नेट फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मतलब आपने सेल कनेक्ट किया होगा अक्रॉस, फिर किसी कंडक्टर का कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर करो, सेक्शन लेना नहीं है, जस्ट कंसीडर करना है, एक प्लेन कंसीडर करना है जस्ट परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। और इस क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, भाई किसको बोला ऑब्जर्व करने के लिए कि बैठ जाओ और t इतने टाइम में, t सेकंड है, और कितना नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है मेजर करो। तो सपोज 5 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 50। और जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऊपर जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज नीचे आएगा। तो सपोज 5 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 5 सेकंड में इतना चार्ज फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। अब 50 इंटू 1.6 कितना होगा बेटा? 80 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज फ्लो हो रहा है। उसको मैं क्यों बोल देता हूँ और इस टाइम को टी बोलता हूँ। तो टी इतने टाइम में क्यों इतना चार्ज फ्लो हो रहा है? थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। लेकिन कब? ड्यूरिंग नेट फ्लो। इसका मतलब जब सेल कनेक्ट करते हैं। अब थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी,
चार्ज फ्लोइंग इक्वल टू क्यू, तो पर सेकंड चार्ज फ्लोइंग इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स क्यू बाई टी। और इसको ही बोलते हैं चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट बोलो, व्हेन सेल कनेक्टेड अक्रॉस इट बोलो, सेल के बजाय बैटरी भी बोल सकते हैं, या फिर ड्यूरिंग द नेट फ्लो भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे बगैर, सेल कनेक्ट करे बगैर नेट फ्लो नहीं होता है। और नेट फ्लो इतना ही होता है कि ऑल नेगेटिव टुवर्ड्स ऑल पॉजिटिव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं बोलूंगा ड्यूरिंग द नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। और चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड को आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ फ्लो मतलब फ्लोइंग पर सेकंड। तो ये कब होता है डेफिनेशन? पहले तो नेट फ्लो मस्ट है, और नेट फ्लो होने के लिए आप सेल कनेक्ट करोगे या बैटरी कनेक्ट करोगे। फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर में से गिवन टाइम टी में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है क्यू, तो पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होगा क्यू बाई टी। And that charge flowing per second through the cross section of a conductor, that one called as a current passing through that conductor, current flowing through that conductor। तो current का definition आ रहा है स्टूडेंट, during the net flow of a charge बोलो, या when potential difference applied across the conductor बोलो, या when cell connected across the conductor। rate of flow of charge through the cross section of a conductor, it is called as current passing through that conductor। अब चार्ज मेजर करोगे स्टूडेंट कूलम, टाइम मेजर करोगे सेकंड, एंड दैट कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एज एम्पियर। सपोज टाइम टी के बजाय हमने अगर यहाँ पे टाइम स्मॉल रखा dt, तो dt इतने स्मॉल टाइम में चार्ज भी तो लेस फ्लो होगा dq। तो dt टाइम में अगर dq है तो पर सेकंड कितना होगा dq बाई dt, एंड पर सेकंड इतना चार्ज फ्लो होता है, उसको ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं। दैट वन आल्सो करंट। तो करंट का डेफिनेशन होता है, एक तो आप लिख सकते हैं क्यू बाई टी, या फिर लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। चार्ज होता है कूलम, टाइम होता है सेकंड, दैट कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एज एन एम्पियर। तो करंट का यूनिट आता है एम्पियर स्टूडेंट, और हमको पता है हर एक यूनिट कौन से सिस्टम में मेजर किया, ये भी तो मस्ट होता है। चार्ज का यूनिट कूलम एसआई यूनिट है, स्टार्ट कूलम सीजीएस यूनिट है। तो मैंने चार्ज कूलम में मेजर करा, टाइम सेकंड में, दोनों भी एसआई यूनिट है, तो करंट का एम्पियर एसआई यूनिट होगा। अब मैंने बोला इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर को आपने करंट बोला। बट करंट का एक्चुअल मीनिंग होता है कंटिन्यूअस फ्लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। किधर हो रहा होगा? तो इस डायरेक्शन, अर्थात लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। समझ गए? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन करंट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग नेट फ्लो, दैट वन कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन करंट। और पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है अपोजिट इन डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, एंड कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट कंडक्टर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कभी पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए विच वन करंट, इलेक्ट्रॉन करंट और कन्वेंशनल करंट। तो जनरली हम कन्वेंशनल करंट के बारे में सोचते हैं और उसको आई से डिनोट करते हैं, यही था। उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आपको बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है, करंट को भी डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और हमको पता है कि जिस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन मस्ट होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं।
पर आपका करंट वेक्टर नहीं होता है, दैट वन इज द स्केलर क्वांटिटी। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, फिर भी उसको डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, और उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो स्टूडेंट करंट दे रखे हैं हमने, और करंट के यूनिट्स थे मेरे पास, और विच टाइप ऑफ क्वांटिटी। करंट के डायमेंशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने लिखा था करंट I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, या सिंपली आप क्यू बाई टी बोल सकते। अब रही बात डायमेंशंस की, आप बात करते हैं तो डायमेंशंस हम सबको पता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट इन अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हमको लगता है कि करंट आपका चार्ज और टाइम से बनता है, नो प्रॉब्लम, टाइम आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, पर चार्ज आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, करंट आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आता है। और फिर हम लिखते हैं डायमेंशंस के लिए मास के टर्म, लेंथ के टर्म, टाइम के टर्म, और करंट के टर्म तो आप आई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। और मास का कोई टर्म नहीं होता है करंट में, लेंथ का भी नहीं, टाइम का भी नहीं। करंट में चार्ज में आएगा आई टी, और A1 ये होते हैं उसके डायमेंशन। तो ध्यान में देखो, यूर करंट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लगता है कि करंट चार्ज से बन रहा है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, पर चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज आपका डिराइव्ड क्वांटिटी आता है, चार्ज इक्वल टू I इंटू टी। फिर चार्ज के डायमेंशन आप लिख सकते हैं M/L/T/A, तो मास का टर्म नहीं है, लेंथ का नहीं है, टाइम का एक टर्म है, और करंट का एक टर्म नहीं है, डायमेंशन ऑफ ए चार्ज होता है, समझा। तो यूनिट्स ऑफ करंट आते हैं SI यूनिट एम्पियर, CGS यूनिट आते हैं स्टार्ट कूलम अपॉन सेकंड, मतलब स्टार्ट एम्पियर, और डायमेंशंस आते हैं M0, L0, T0, A1, क्योंकि करंट का एक ही टर्म है। गुड, तो करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी उसको डायरेक्शन होती है। तो ये था मेरे पास शेल, पोटेंशियल डेवलप्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, and then current, conventional current and electron current units and dimension and so on. Types of current तो हमको पता ही था, हमने पीछे के टॉपिक में पढ़ा था, AC जनरेटर, DC जनरेटर। DC जनरेटर कांस्टेंट करंट फ्लो करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या विथ टाइम करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब ये वैल्यू अगर 10 एम्पियर में होगा तो टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड के लिए भी 10 एम्पियर, 1 सेकंड के लिए भी 10 एम्पियर, 2 सेकंड के लिए भी 10 एम्पियर, 3 सेकंड के लिए भी 10 एम्पियर, 4 सेकंड के लिए भी 10 एम्पियर, फॉर ऑल द टाइम 10 एम्पियर होगा। तो करंट का मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर ही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी एक ही होता है। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों भी कांस्टेंट होते हैं। पर हमने एक करंट देखा था जिसको आपने एसी करंट बोला था, और वो ऐसे होता है, इधर टाइम चेंज हो रहा है, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो पहले 1 सेकंड और दूसरे सेकंड में वो पॉजिटिव एक्सिस पे था I इधर, और करंट का वैल्यू बढ़ते बढ़ते ही जा रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव। दूसरे सेकंड पे अगेन 0 होता है, और जब सेकंड एंड होता है तो तीसरे सेकंड के लिए उसका डायरेक्शन चेंज होता है निगेटिव, बढ़ते बढ़ते जा रहा है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा, अगेन डायरेक्शन तो वही होता है पर डिक्रीज होता है बाद में 0, अगेन जस्ट ऐसे ही चेंज होता है। मतलब आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हर एक 2 सेकंड उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों भी चेंज हो रहे हैं पीरियडिकली। पीरियडिकली का मतलब आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऐसे करंट को आप अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ करंट, डीसी करंट, एसी करंट, हुज मैग्नीट्यूड and direction both remains constant with respect to time. That one is the direct current, and whose magnitude and direction both varies periodically, change होता है periodically, समझा, with respect to time.
दैट करंट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। गुड, तो ये स्टूडेंट करंट का पार्ट हो गया। अब हमको जाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स वो प्रोग्राम हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करते हैं, और ज़रा रेगुलर करो, शायद कल एक्सप्लेन करूँगा रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो।